साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश अर्धवार्षिक संकलन नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है क्विज फॉर्म में, उसको यहाँ पर देखेंगे। और ये करंट अफेयर आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को जारी प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है, इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 1485.69 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। यह कथन आपका सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा, इसके अनुसार चावल उत्पादन 985.6 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। यह कथन आपका गलत है, क्योंकि चावल का देखिए यहाँ पे कितना है। चावल का है आपका 1063.13 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन जो है वो गलत है, पहला सही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, किसके द्वारा जारी किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रमुख खरीफ फसलों का अनुमानित उत्पादन जो है वो निम्न प्रकार से है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 1485.6 लाख मीट्रिक टन, जिसमें से चावल जो है 1063.13 लाख मीट्रिक टन होना है, तथा मक्का जो है आपका 224.82 लाख मीट्रिक टन होना है। बहुत ज़्यादा आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि ये चूंकि खरीफ फसल के लिए है, तो खरीफ फसल में कौन कौन से आपके खाद्यान्न आते हैं। देखिए, चावल आता है, मक्का आता है, तूर है, मूंग है, उड़द है। ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी जो है आपके खरीफ फसल के तहत आ जाते हैं। आपका कपास हो गया। आगे चलते हैं, अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पर बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो पहला है, हाल ही में एक्सिस बैंक और 5 द्वारा संयुक्त रूप से नंबरलेस क्रेडिट कार्ड 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। ये सही है। दूसरा, एक्सिस बैंक का यह नंबरलेस कार्ड रुपे द्वारा संचालित है और इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से भी लिंक कर सकते हैं। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 10 अक्टूबर 2023 को एक्सिस बैंक और अग्रणी फिनटेक 5 जिसे पहले अर्ली सैलरी के नाम से जाना जाता था, द्वारा संयुक्त रूप से भारत का पहला नंबरलेस बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब भारत का प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो देखिए, यह कार्ड रुपए द्वारा संचालित है, जो ग्राहक को इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति देता है। कार्ड में देखिए, कार्ड में जीवन पर्यंत शून्य ज्वाइनिंग फीस और शून्य वार्षिक शुल्क है। कार्ड पर कोई भी कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, नाम या सीबीबी मुद्रित नहीं होगा, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त स्तर की सुरक्षा प्राप्त होगी। अतिरिक्त सुरक्षा हेतु टैप एंड पे सुविधा भी प्रदान करता है। यह कार्ड सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा सभी ऑफलाइन स्टोर्स पर भी स्वीकार किया जाता है। ग्राहकों को सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन पर 1% कैशबैक भी प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में जारी 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो इसमें मुकेश अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 ये 10 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूची में कुल 1319 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो मुकेश अंबानी परिवार नंबर 1 पे है, दूसरे पे गौतम अडानी परिवार है, तीसरे पे साइरस पूनावाला परिवार है, चौथे पे शिव नारायण परिवार है, पांचवें पे गोपीचंद हिंदुजा परिवार है, छठे पे दिलीप सांघवी हैं, सातवें पे लक्ष्मी निवास मित्तल परिवार है, आठवें पे राधा किशन दामनी परिवार है, नौवें पे कुमार मंगलम बिरला परिवार है और 10वें पे नीरज बजाज परिवार है। आगे चलते हैं। अगला है, 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, वर्ष 2023 का यह पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। तो ये कथन आपका सही। दूसरा, यह वह अर्थशास्त्र में यह पुरस्कार पाने वाली 5वीं महिला हैं। तो यह कथन गलत है, क्योंकि वह अर्थशास्त्र में यह सम्मान पाने वाली तीसरी महिला है, 5वीं नहीं बल्कि तीसरी महिला है, इसलिए केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। देखिए, 9 अक्टूबर 2023 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, इसके द्वारा घोषित किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर क्लाउडिया
गोल्डन को प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी सहज समझ को उन्नत एवं विकसित करने के लिए दिया जाएगा। वह अर्थशास्त्र में यह सम्मान पाने वाली तीसरी महिला है। इससे पूर्व इलिनार ओस्ट्रम 2009 में तथा एस्थर डफलो वर्ष 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। अगला है 6 अक्टूबर 2023 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, इसमें आरबीआई ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा, मतलब चेंज नहीं किया, सही है। इसके अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर 6.5% अनुमानित है। ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 जारी किया गया 6 अक्टूबर 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, एमपीसी के द्वारा। इसमें रेपो दर अपरिवर्तित रखा गया है, जिससे चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर 6.5% पर यथावत है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% है, बैंक दर 6.75% है, सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75% है। तो ये बहुत ज़्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए, आरबीआई के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर 6.5% होना अनुमानित है। सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 के लिए 5.4% अनुमानित है। वहीं 29 सितंबर 2023 तक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि जो है 586.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा हानि कार्य समूह का गठन किया? तो आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में, आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में अपेक्षित क्रेडिट घाटा हानि कार्य समूह का गठन किया गया है। ठीक है। किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। किसकी अध्यक्षता में? तो इसके अध्यक्ष हैं आर नारायण स्वामी, और इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। ठीक है। अन्य सदस्यों के नाम यदि आप एक बार जानना चाहें, याद करने की जरूरत नहीं है। संजय कालापुर हैं, राजोशिक बनर्जी हैं, एस श्रीनिवास राव हैं, राजेंद्र खंडेलवाल हैं, सुशांत वैश्य हैं, आदिश यादव हैं, प्रवीण कुमार तापड़िया हैं और एन श्रीधरन हैं। तो आप ये 9 सदस्यों के नाम आपको याद नहीं रखें, केवल अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, आर नारायण स्वामी। अगला है 4 अक्टूबर 2023 को जारी व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। देखिए, पहला, जो व्यापार एवं विकास रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा समूह द्वारा जारी किया गया नहीं। ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसको व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को। दूसरा कथन, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके अनुसार भारत का आर्थिक विकास वर्ष 2023 में 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो यह कथन आपका सही, इसलिए 2 बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, इसके अनुसार वैश्विक विकास दर जो है वर्ष 2023 में 2.4% तथा 2024 में 2.5% रहने का अनुमान है। भारत के विकास दर वर्ष 2023 में 6.6% तथा 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर 2023 की बात की गई है, जो कि सही है। चीन की विकास दर वर्ष 2023 में 4.6% तथा 2024 में 4.8% रहने का अनुमान है। जापान की विकास दर 2023 में 2.3% तथा 2024 में 0.9% रहने का अनुमान है। अन्य देशों की विकास दर याद करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और किस कंपनी की 100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो एसजेवीएन लिमिटेड के, सी ऑप्शन। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला है, अक्टूबर 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस अक्टूबर 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस जो यह रिपोर्ट है, यह वर्ल्ड बैंक ने नहीं जारी किया है, बल्कि इसे वाशिंगटन डीसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है, न कि वर्ल्ड बैंक। इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 3% रहने का अनुमान है, सही है। और वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है, यह भी सही है। तो 2-3 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, विकास दर जो अनुमानित है किसका है? 2023 वैश्विक विकास दर जो है 3% रहेगा, 24 में 2.9 रहेगा। भारत की कितनी रहेगी? 6.3 2023 में, जबकि 2024 में 6.3 2024 में भी रहेगी। बस इतना ही याद रखिए, अन्य की जरूरत नहीं है आपको।
आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में जारी कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए, पहला, इस रिपोर्ट के अनुसार 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य $379 बिलियन है, ये कथन सही है। दूसरा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ब्रांड मूल्य टीसीएस जो है, इसका ब्रांड मूल्य 42.9 अमेरिकी डॉलर था, 75 ब्रांडों की सूची में पहले स्थान पर है, ये सही है। तीसरा, एचडीएफसी बैंक इस सूची में दूसरे स्थान पर है, ये सही है। तीसरा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई इस सूची में चौथे स्थान पर है, ये कथन आपका सही नहीं है, एसबीआई वाला सही नहीं है। तो देखिए, एसबीआई किस नंबर पे है? एसबीआई जो है आपका 5वें नंबर पे, जबकि चौथे पे कौन सा है? एयरटेल है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने जो है 1040.5 करोड़ रुपए के कुल आकार के साथ अपना पहला रुपए मूल्य वाले AAA रेटेड सामाजिक प्रभाव बॉन्ड प्रस्तुत किया है। तो ये कथन आपका पहला सही है। दूसरा, हरित भवन, ऊर्जा भंडार और स्मार्ट ग्रिड सहित ऊर्जा दक्षता का वादा करने वाली परियोजनाएं भी नाबार्ड द्वारा प्रारंभ किए जा रहे नए बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। ये सही, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, नाबार्ड द्वारा देश का प्रथम सामाजिक प्रभाव बॉन्ड प्रस्तुत किया गया है 26 सितंबर 2023 को। ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 1040.50 करोड़ रुपए का सामाजिक प्रभाव बॉन्ड प्रस्तुत किया है। अगला है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के तहत सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2183 रुपये, 2183 रुपये प्रति कुंतल, 2183 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और देखें। देखिए, सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना? 2183 रुपये है, जबकि ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य कितना है? 2203 रुपये प्रति कुंतल। ये ध्यान रखिएगा, समर्थन मूल्य में वृद्धि कितनी की गई? 143 रुपये प्रति कुंतल की गई है। और धान क्रय का प्रस्तावित अंतिम लक्ष्य रखा गया है कितना क्रय करने का? 70 लाख मीट्रिक टन का। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है, यह कथन भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन। इसे जारी किसने किया? प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने। इसमें कुल 750 कंपनियां शामिल हैं। शीर्ष जो 5 कंपनियां हैं, पहले पे माइक्रोसॉफ्ट है यूएसए की, दूसरे पे एप्पल है यूएसए की, तीसरे पे अल्फाबेट है, ये भी यूएसए की, चौथे पे मेटा प्लेटफॉर्म्स है, ये भी यूएसए की, और 5वें पे एसेंजर है आयरलैंड की। ठीक है, इस सूची में 7 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है और प्रमुख आईटी कंपनी इन्फोसिस शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी, और ये 64वें नंबर पे है। किस नंबर पे? 64वें पे। अन्य जो 6 हैं, 7 शामिल हैं। 6 और कौन सी हैं? विप्रो 174 पे, महिंद्रा समूह 210 पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 248 पे, एचसीएल टेक्नोलॉजी 262 पे, एचडीएफसी बैंक 418 पे, WNS ग्लोबल सर्विसेज 556 पे, 596 पे, और आईटीसी 672वें स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? तो इसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को, आरसीएफ को। ठीक है, यह दर्जा प्रदान किया गया है सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा। इसके बाद थोड़ा सा और देखें तो नवरत्न जो है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक समूह है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना परियोजनाओं में 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के रूप में वर्गीकृत नवरत्न कंपनियां शुद्ध लाभ, कुल उत्पादन लागत, प्रति शेयर आय और क्रॉस सेक्टर प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर विशिष्ट परिचालन और वित्तीय मानदंडों के अधीन होती हैं। अगला है, अगस्त 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक और अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय हेतु किस बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 56 के
संयोजन में धारा 44A की उपधारा 4 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विलय को मंजूरी प्रदान की है, तो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत। ठीक है, यहां आगे चलते हैं। अगला है, देखिए, अगस्त 2023 में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इसको तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है, और कहाँ पर, तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में। आगे देखते हैं इसमें, अगस्त 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के तहत पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये 20,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, अगस्त 2023 में किस सीमेंट कंपनी ने सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की घोषणा की है, तो किसने, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने घोषणा की है। आगे चलते हैं, और यह जो सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, कहाँ की है, गुजरात की कंपनी है। अगला है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को श्रेणी 1 मिनी रत्न से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में उन्नत करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। इसी के साथ अब भारत में नवरत्न का दर्जा प्राप्त CPSE की संख्या कितनी हो गई है, तो कुल कितनी हो गई, 14 हो गई है। ठीक है, कुल 14 हो गई हैं। आगे बात करते हैं, इसको मंजूरी कौन देता है, वित्त मंत्रालय, बस इतना याद रखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, 2 अगस्त 2023 को GST परिषद की 51वीं बैठक नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, ये कथन सही है। दूसरा, इस बैठक में कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमों में लगाए गए दावों के पूर्ण अंकित मूल्य पर 18% GST लगाने की सिफारिश की गई, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 28% GST लगाने की बात की गई, ना कि 18%। ठीक है, अगला है, अगस्त 2023 में RBI ने कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज के लिए संशोधित नियम जारी किया। यह नियम कब से प्रभावी होगा, तो यह नियम जो है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। 1 जनवरी 2024 से। अब इससे क्या बदलाव क्या किया गया है, अभी EMI में चूक से बैंक ब्याज वसूलती है। अभी EMI में चूक से बैंक जो है ब्याज वसूलती है। यह दंडात्मक ब्याज कुल ब्याज में जुड़ने से EMI अधिक हो जाती है। नए नियमों के तहत अब बैंक निर्धारित दंडात्मक शुल्क ही वसूल सकेंगे। अगला है, अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान दिया गया है, सही है। इस सूची में इस वर्ष 8 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इसको अगस्त 2023 में जारी किया गया, किसके द्वारा, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून के द्वारा, और यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची है। तो इस नंबर 1 पे अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट है, दूसरे पे सऊदी अरब की सऊदी अरामको है, तीसरे पे स्टेट ग्रिड है चाइना का, चौथे पे USA का अमेजन है, पांचवें पे चीन का चाइना नेशनल पेट्रोलियम है। इस सूची में 8 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। ठीक है, और शीर्ष 100 में 2 हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा है इंडियन ऑयल। इसके अतिरिक्त जो 6 हैं वो है भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, राजेश एक्सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, SECL की कौन सी खादान MDO माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड के तहत कोयला उत्पादन करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली ओपन कॉस्ट खदान बन जाएगी, तो यह है आपकी पेलमा खदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये इसकी स्थापना जमशेदपुर में झारखंड के जमशेदपुर में की जाएगी। ठीक है, इसको स्वीकृति प्रदान की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। आगे बढ़ते हैं, 28 जुलाई 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है, तो कुल $200 मिलियन का। ठीक है, देखिए, जुलाई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा
यूनिकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड की कितनी शेयरधारिता के अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी प्रदान की है? तो 59.38% को, 59.38%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो देखिए, पहला, जुलाई 2023 में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चेन्नई में किया, सही है। यह भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संकल्पित एक उद्योग आधारित पहल है, ये भी सही है। तीसरा, इस गठबंधन में 35 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हैं। तो 35 नहीं बल्कि 39 कंपनियां हैं। ठीक है, 39 कंपनियां, तो इसलिए सी वाला गलत है। डी, इस गठबंधन के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रभाव के लिए साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और पर्याप्त वित्त हैं। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार के मध्य बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु कुल कितनी राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है एशियाई विकास बैंक के साथ में? $295 मिलियन का, $295 मिलियन का। अगला है, देखिए, 21 जुलाई 2023 को एशियाई विकास बैंक द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बॉन्ड जारी किया गया है। इस बॉन्ड द्वारा जुटाई गई राशि से किस देश में इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर LLC के लिए एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के इंटरमेड अस्पताल विस्तार परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा? तो किस देश के? तो मंगोलिया के। ठीक है, कहाँ के? मंगोलिया के। अगला है, जुलाई 2023 में किसने केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, और यह सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने हेतु है। जुलाई 2023 में रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो कहाँ पर? मलेशिया में शुरू किया है। ठीक है, 12 जुलाई 2023 को। और इसके अन्य नाम क्या है? करलेक बाय रेजर पे। इसी के साथ रेजर पे पहला भारतीय स्टार्टअप हो गया जिसने कलरेक के साथ अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2023 को NHPC लिमिटेड और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल के मध्य नई दिल्ली में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 480 मेगावाट। ठीक है, 480 मेगावाट। आगे बात करते हैं। देखिए, यह समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षरित हुआ है वो नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की उपस्थिति में, जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया। फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के बारे में याद रखिएगा, यह करनाली नदी पर बनाई गई है, करनाली नदी पर। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में जारी OECD इकोनॉमिक आउटलुक जून 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए यहाँ पर। पहला है, इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर 2.7% रहने का अनुमान है, सही है। वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% रहने का अनुमान है, ये कथन आपका गलत है। पहला तो सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन है। तो कितना रहने का अनुमान है? यहाँ देखिए, यहाँ पर भारत का, एक सेकेंड, भारत का जो है 2023 में 6% और 2024 में 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 31 मई 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 जयपुर में आयोजित हुआ। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ है, जयपुर में नहीं, नई दिल्ली में, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, इस अवसर पर रेड सैंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष, कौन सा है ऑपरेशन शेष? किसके लिए? रेड सैंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। ये कथन सही है, पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स 2023 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में किसके द्वारा? विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO ब्रुसेल्स के परामर्श से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीनस्थ राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की मेजबानी में हुआ है। इसका विषय क्या था? नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। उद्देश्य,
अंतर्दृष्टि एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करना और भारतीय सीमा शुल्क के साझेदार प्रशासनों या संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाना। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। ये महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। इस अवसर पर उन्होंने रेड सैंडर सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया। तो ऑपरेशन शेष क्या है, ये जरूर याद रखिएगा। 25 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट एवं पोटास युक्त P&K उर्वरकों पर रबी सीजन 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित कितनी सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान की है? तो 22,303 करोड़ रुपए, 22,303 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, देखिए इस मंजूरी के तहत रबी सीजन में किसानों को नाइट्रोजन 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश 2.32 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान की जाएगी। तो ये आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।